अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल विद योगी रियाज। हम जिंदगी में अगर गाड़ी खरीदते हैं तो उसके आयल का ख्याल रखते हैं कि उसमें 1 नंबर आयल डाला जाए। हम मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो ढूंढ के 1 नंबर इंजन आयल खरीदते हैं ताकि गाड़ी का इंजन सीज ना हो जाए। हम अपनी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपने इस इंजन का भी ख्याल किया है जो एक अनमोल, जिसकी कोई कीमत नहीं है दुनिया में। हम क्या खाते हैं, इसमें क्या डालते रहते हैं, बाजार से समोसे, पकौड़े, तली हुई चीज़ें, और कभी हमने ये चेक किया है कि ये किस आयल की बनी हुई है। हमें इस मशीनरी का, इस इंजन का कितना ख्याल है, आया कि ज़रा लम्हा फिक्रिया है। सोचना चाहिए हमें कि अगर हम गाड़ी के अंदर 2 नंबर आयल डाल दें तो इंजन सीज हो जाता है, और इस मशीनरी का, इस इंजन का हमें कोई ख्याल नहीं है। ये जो हमें चला रहा है, जान है तो जहान है, सेहत ही सब कुछ है। इसको समझते हुए, इसको समझने के बावजूद हम इसकी हिफाजत नहीं करते, इसे सेहतमंद बनाने के लिए कोशिश नहीं करते, तो इसको सेहतमंद बनाने के लिए, इस बॉडी को, कुदरत के इस अजीम शहकार को सेहतमंद बनाने के लिए आज के हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं जो कि फिजियोथेरापिस्ट हैं, डॉक्टर नुमान अली आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आज के हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर इरम सदीक साहबा, ये स्पोर्ट्स फिजियोथेरापिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर नुमान अली आमिर साहब, लोग समझते हैं कि फिजियोथेरापी एक्सरसाइज है। क्या वाकई ही ये एक्सरसाइज है या ये कुछ और जदीद मेडिकल इल्म है? रियाज साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत और ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, ये आपने बड़ा अच्छा किया ये सवाल करके। फिजियोथेरेपी सिर्फ एक्सरसाइज का नाम नहीं है। ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है हमारे आवाम के बीच में। फिजियोथेरेपी एक कंप्लीट मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसमें ना सिर्फ हम पेन मॉड्यूलेशन करते हैं पेशेंट्स की, बल्कि इसमें जदीद इलेक्ट्रोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अल्ट्रासाउंड, शॉकवेव, टेंस, IMS, रशियन करंट्स और जदीद अप टू द मार्क फिज़िकल मोडेलिटीज़, इलेक्ट्रोथेरेपी मोडेलिटीज़ मौजूद हैं। और हम सिर्फ और सिर्फ इसमें ना ही सिर्फ पेन मॉड्यूलेशन करते हैं, बल्कि हम करेक्टिव एक्सरसाइजेस, जिसमें पोस्चर करेक्शन, जिसमें अर्गोनॉमिक्स के ऊपर और प्रॉपर रिहेबिलिटेशन के ऊपर काम करते हैं, ताकि उस डिज़ीज़ को आगे मज़ीद प्रोग्रेस करने से प्रिवेंट किया जाए, रोक दिया जाए और बॉडी को बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए, प्रोग्रेसिव। ये दिखने में तो एक्सरसाइज ही लगती है। यस। लेकिन इसका एक्सरसाइज को मेडिकल से जोड़ के इस बॉडी के लिए इसको यानी जदीद करके तो पेश किया गया है। ये कहना चाह रहे हैं जी? एक मैंने जैसे आपको बात की ना, एक जदीद मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसमें हम बॉडी की पेन के अलावा बॉडी किस तरह उस पेन के दौरान क्या नाम है आपको सिम्टम्स दे रही होती है, हम उस सिम्टम्स को करेक्ट करते हैं। ठीक है। और दर्द के बाद जो सिम्टम्स दे रही होती है, फिजियोथेरेपिस्ट का यही रोल है। जो दर्द के बाद के नुकसानात हैं, जी, सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जैसे आपको अलामात आ रही होती हैं, तो उनको यानी जो तोड़ फोड़ होती है आपको एक तकलीफ के बाद, अब उससे निकालने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल इसी को ही हमने एक्सप्लेन किया कि हम इसमें ना सिर्फ पेन मॉड्यूलेशन करवाते हैं पेशेंट की, बल्कि पेशेंट की प्रॉपर रिहेबिलिटेशन करवाते हैं, जिसमें करेक्टिव एक्सरसाइजेज आती हैं, जिसमें बॉडी की अर्गोनॉमिक्स पे काम होता है, जिस पे हम मज़ीद रिहेबिलिटेशन प्लान पे उसके काम किया जाता है कि इस बॉडी को, इस डिजीज़ को आगे प्रोग्रेस होने से, इस बॉडी की रिहेबिलिटेशन को हम फिजियोथेरेपी का नाम, फिजियोथेरेपी कह सकते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं। बड़ा अच्छा हो गया।
डॉक्टर साहब, मैंने आपसे मिलके पहली दफा ये मुझे इल्म हुआ कि स्पोर्ट्स फिजियोथेरापिस्ट, जी जी। पहले तो यानी हमने सिर्फ टीवी पे देखते होते थे कि एक बॉक्स उठा के भागने वाला आता है और वो यानी खिलाड़ी प्लेयर फौरन सेहतमंद होकर दोबारा अपने इन खेल में शामिल हो जाता है। तो खवातीन को खसूसन लेडीज को फिजियोथेरापिस्ट की कब जरूरत होती है, उन्हें कब जाना चाहिए आपके पास? आपका बहुत अच्छा सवाल था। ये वुमेन हेल्थ अवेयरनेस पे ये बात जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक वुमेन की बॉडी को जब नीड हो, अब नीड कब होती है? जी। जब भी वो दर्द महसूस करे, वीकनेस फील करे, मसल स्ट्रेंथनिंग नहीं है उसकी। अच्छा, सबसे दो कॉमन चीज़ें सबसे ज़्यादा औरतों में पाई जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये एज के साथ साथ होना ही है। हम ये नहीं कहते कि हो गया है तो हम परेशान हो जाए। सबको तो नहीं होती ये हमारी ये एक बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। हमारी जनरेशन ऐसी है कि हम कहते हैं ये ऑस्टियोपोरेटिक जनरेशन है जी। वो कैसी है कि हम उतना खालिश फूड नहीं ले रहे हैं, तो उस तरह फूड असर नहीं करता है जैसे पहले करता था। खालिश घी, बटर होता था, वो सारी चीजें जो अफेक्ट करती थी, अब तो मिलता ही नहीं है। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात अगर ये है कि अगर नहीं मिलता तो हम ये कह के अपनी बॉडी को छोड़ नहीं सकते हैं, हमने कॉप अप करना है। तो इसके लिए 100 चीजें हैं और उन 100 चीजों में से एक फिजियोथेरेपी है, और जो आपको स्ट्रेंथनिंग की तरफ लेकर जाती है, अवेयरनेस दिलवाती है कि एक विमेन बॉडी को कैसे अपने आप को सेफ रखना है। मुझे एक बात की वजाहत कर दीजिएगा, आपने कहा कि अब देसी घी और मक्खन नहीं मिलता, तो इसके लिए फिजियोथेरापी है। तो क्या फिजियोथेरापिस्ट मक्खन और घी मुहैया करता है बॉडी? मक्खन लगाने का काम किया जा सकता है लेकिन ये है कि आपने बड़ा अच्छी ये बात की है। फिजियोथेरेपी, बेशक हम मक्खन नहीं खा रहे हैं, लेकिन हम उनके मसल को इतना स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस से वो बच रहे हैं। क्या हो रहा है कि अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है या ऑस्टियोआर्थराइटिस से तो फ्रैक्चर नहीं कह सकते, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस से फ्रैक्चर के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। आप एक रिहैब प्लान से अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करके उस फ्रैक्चर से निजात आप कह सकते हैं कि बच सकते हैं। प्रिवेंशन है ना ये, आप बच सकते हैं। आप अपने बोन डेंसिटी को जो है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं एक्सरसाइजेस के थ्रू। आप एक्सरसाइजेस से अपने पोस्चर को अपने पोस्चर को बैलेंस कर सकते हैं। बैठने का अंदाज, हम देखें ना, वही ना, खवातीन है सारा दिन खड़ी हैं, एक ही पोस्चर में खड़ी हैं। और आपको मैं मजे की बात ये बताऊं कि हम सारा दिन एक घंटा एक ही पोस्चर में बैठे हैं, ऐसा नहीं होता है। साइंटिफिकली भी ये बात प्रूवन है कि अगर हम बैठे हैं तो हमें 20 मिनट्स के बाद अपना पोस्चर चेंज करना है। हमें अपने आप को ये कुर्सियां बनी हैं, ये सोफे बने हैं, खुद को कंफर्ट देने के लिए बने हैं, लेकिन ये हमारे साथ साथ पोस्चर को खराब भी कर रहे हैं, तो हमने उसको साथ साथ मेंटेन भी करना। हम सारा दिन खड़े हैं, एक ही टांग पे खड़े हैं। तो विमेन में सबसे ज्यादा शियाटिका है। आप देखें, शियाटिका सबसे ज्यादा है। डिस्क बेल्ट तो वैसे हम हर एक में थोड़ा थोड़ा है, कॉमन है, लेकिन जो खवातीन में इसकी मिकदार ज्यादा बहुत ज्यादा है। अच्छा, आपके ही जवाब से एक सवाल निकलता है कि आया कि अब हमें मक्खन और घी दस्तयाब नहीं है खालिस, बल्कि दूध ही दस्तयाब नहीं है, तो इसका मुतबादल कोई नेम और बदल भी है? बिल्कुल बिल्कुल, हम विटामिन ले सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की है, ये एक अलग से पूरा टॉपिक है और इस पे ये टॉपिक है। हम ये नेचर की तरफ से ऐसा है, अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा है कि 25 के बाद आपकी बॉडी में डिक्लाइन स्टार्ट हो जाना है। उसको पूरा कर, उन विटामिन को कितनी एज के बाद? 25 के बाद, 25 के बाद। 25 के बाद वैसे ही है कि डिक्लाइन स्टार्ट हो जाना है, बॉडी डिक्लाइन की तरफ आएगी। तो अब हमने अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, तो इसके लिए विटामिन हैं, बहुत जरूरी हैं। औरतें विटामिन नहीं ले रही हैं कि नहीं विटामिन क्या करने हैं, हम तो 40 साल के बाद होता है, ये 25 हो गया। वैसे मेडिकली तो 25। रिसर्च हमें आजकल बता रही है ये एज एक्सपेक्टेंसी कम क्यों होती जा रही है, ये कॉमन सवाल आता है, ठीक है। और जो हमारे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं
वो यही बता रहे हैं पहले ये चीज़ आफ्टर 40 आती थी, ठीक है, और अब ये चीज़ आफ्टर 30 आफ्टर 25 आने लग गई है, बिकॉज हमारी जो न्यू जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा पॉड का इस्तेमाल कर रही है, कमरों में बैठ के, घरों के अंदर बैठ के। नौजवानों को शुगर हो रही है। डायबिटीज मैंने आपको बताया था ना, वो शुगर की जो मेजर कॉज है वो है इमोबिलिटी। अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा आराम पसंद कर देना और काम के नाम पे अपना मुशक्कत को इस हद तक कम कर देना, इसका यही आपको शुगर, हाई ब्लड प्रेशर। ये नौजवानों के लिए अलार्मिंग बात नहीं है? बहुत ज्यादा। आप देखिए हम सारा दिन इंडोर बैठे रहते हैं, विटामिन डी तो हम ले ही नहीं रहे हैं। विटामिन, सबसे पहले विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, ये मैं खास तौर पे विमेंस की बात कर रही हूँ, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो इससे आगे बातें शुरू होगी। कैल्शियम डायरेक्टली जो है वो बोन पे अफेक्ट कर रहा है, तो हमने उसको कैसे इम्प्रूव करना है? डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं कि बूरेवाला में मैंने जब वहाँ पे एक योगा क्लब शुरू किया, 100 से ज्यादा लोग थे, ये 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने वहाँ अपने योगियों से वादा लिया कि आपने गिन के 16 गिलास पानी पीना, 10 गिलास 12 बजे से पहले और 6 गिलास आपने 12 बजे के बाद, और गिन के आके मुझे बताना है। तो 3 दिन के बाद जो वहां रिजल्ट आए, डॉक्टर साहब हैरान कुन हद तक लोगों की बीमारियां ठीक हो गई, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया था, जिनको डिहाइड्रेशन थी बीमारियां ठीक हो गई, डिहाइड्रेशन खत्म हुआ तो जनाब कोलेस्ट्रॉल लेवल, खून बेहतर हुआ, हाँ जी, बीपी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हुआ, लोगों के जोड़ों का दर्द ठीक हुआ। लोगों ने मुझे आके बताया कि ये सिर्फ पानी की मिकदार बेहतर करने से, और विटामिन डी तो हम लेते ही नहीं है, ऐसे ही। और अब जो आलूदगी आ गई है फिजा में, बिल्कुल, तो इस वक्त सूरज में ये सूरज की किरणों में इस वक्त विटामिन डी पाया जाता है, जो इतनी ऊपर आसमान से आलूदगी को क्रॉस करके नीचे आती है, पोल्यूशन को क्रॉस करके नीचे जी, ये पाया जाता है। मैं स्पेसिफिकली अगर हम अपने खित्ते की बात करें, पाकिस्तान, लाहौर, कराची, आलूदगी में टॉप पे है, आलूदगी में टॉप पे है। अभी तक लाहौर टॉप पे जा रहा है। अभी तो रिसेंटली आपको पता है न्यूज़ेस भी चली हैं, आलूदगी को खत्म करने के लिए हम मजीद उसको आलूदा कर रहे हैं, ठीक है। वो कैसे? वो जो मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हम जो फॉग है उसको कम कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो फॉग ही ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। पर ये डिफरेंट टॉपिक है। आप यूएसए चले जाएं, हमारा पानी पॉइजन है, ठीक है, हमारे पानी के अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट पाया जाता है। डिवाइन गिफ्ट था पानी, अल्लाह ताला की तरफ से हमें डिवाइन गिफ्ट की तरह सूरत में उतरा है। आपने जो भी बात बताई ना, बड़ा कमाल पानी, हाइड्रेशन, हमारी जो बॉडी है ना, ये पूरी दुनिया, ठीक है, ये 70% पानी है। इसी तरह हमारी बॉडी भी 70% पानी है। एंड व्हेन हम अपनी बॉडी की हाइड्रेशन का ख्याल रखते हैं, तो हमारी जो नशोनुमा है, हमारे मसल्स की, हमारे वेन्स की, आर्टरीज की, वो खुद ब खुद बेहतर होने लग जाती है, ठीक है। फ्लो बेहतर हो जाता है ब्लड का। मैंने आपको बात की थी कि ये हार्ट हमारा सिर्फ एक नहीं है। आज लोगों को पता लगना चाहिए कि हमारे 2 हार्ट्स हैं, एक पिंडलियों के अंदर भी है जो खून को ऊपर भेजते हैं वापस, यस, ठीक है। तो ये जब ब्लड फ्लो, अगर हम इसको सही नहीं रखेंगे, ठीक है, ब्लड फ्लो हमारा फंस के चलेगा। ये नौजवानों में भी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो 2 दिल की आपने बात की, एक दिल है प्यार करने के लिए, एक खून के लिए, ऐसा तो नहीं है? ये प्यार करने के लिए भी है, ये सोच विचार के लिए भी है। अच्छा, आज साइंस बताती है कि हमारे दिल के अंदर थिंकिंग न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। सोच विचार के लिए दिमाग नहीं है ना? अच्छा, ये थोड़ी सी एक्सटेंसिव बात हो जाएगी, लेकिन सोच विचार के लिए दिमाग है, लेकिन कुछ खास ऐसे इमोशंस जो हमारा दिल ही सिर्फ कम्युनिकेट कर पाता है, ठीक है। और शुरू से बात है, हमारे लिटरेचर में ये बात आती है, हमारी शायरी में ये बात आती है, बहुत ज़्यादा दिल का इस्तेमाल किया जाता है शायरी में हमारे, ठीक है। और हमें कुरान में भी बहुत ज़्यादा दिल का इस्तेमाल सुनने को मिलता है। दिल का काम सिर्फ ब्लड पंप करना नहीं है। ये हमारी जो खूबसूरत बात साइंस की बताऊं क्या है, साइंस उसने 20 साल पहले जो रिसर्च की होगी ना, 20 साल पहले और अब आके उनकी रिसर्च में टकराव आएगा, वो उस 20 साल पहले की रिसर्च को खत्म कर देंगे। हम गलत थे, ऐसे ही। आज वो कहते हैं कि दिल सोच भी सकता है, ठीक है। पहले नहीं लोगों को पता था कि नीचे भी दिल होता है, इसका काम ब्लड पंप करना होता है। दिल तो तेरी सरकार से सभी को मिल जाते हैं, मगर बिल्कुल जो दर्द नहीं रखते दिल हो नहीं पाते। अच्छा, तो बड़ा खूबसूरत। अच्छा, दूसरा सवाल है डॉक्टर साहब कि क्या फिजियोथेरेपिस्ट के पास अगर दूसरे डॉक्टर रेफर करें तो हमें जाना चाहिए, यानी वो लिखें कि आप अपने आप को
थेरापिस्ट को दिखाएं तो हमें जाना चाहिए या वैसे भी हम जा सकते हैं? बहुत ही खूबसूरत सवाल है साहब। और हम लोगों ने अपना, जैसे बताया, अपने क्लिनिक स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, फिजियो के नाम से हमारा क्लिनिक है, जिसमें हम प्रॉपर बॉडी की असेसमेंट करते हैं। मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। ये अगर होने लग जाए ना कि हमारे दूसरे मेडिकल डिपार्टमेंट वाले इस चीज़ का ख्याल रखें कि फिजियोथेरेपी भी एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, और जो कि हॉस्पिटल्स में हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लग गए हैं, कि वो डॉक्टर खुद ही रेफरल कर दें। लेकिन ये मिसकंसेप्शन मैं इस तरह दूर करूँगा हमारी आवाम की कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास आने के लिए डॉक्टर के रेफरल की ज़रूरत नहीं है। फिजियोथेरेपिस्ट in most of the countries, specifically in Pakistan, they are medical professionals जो आप डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के पास कब आना है, हमने पिछले अपने सेगमेंट में इसका बड़ा एक्सटेंसिव सा जिक्र किया था। आप अपनी ज़िंदगी में जो पहले काम कर सकते थे और अब नहीं कर पा रहे, तब आपको सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट के पास आना चाहिए। और अगर हमें लगेगा कि आपको किसी और डॉक्टर की ज़रूरत है तो हम ज़रूर उसको आगे भी रेफ़र कर सकते हैं। तो ये फिजियोथेरेपिस्ट का ये काम है। तो आपको इन शॉर्ट वर्ड्स डॉक्टर के रेफरल की ज़रूरत नहीं है फिजियोथेरेपिस्ट के पास आने के लिए। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ख़वातीन के हवाले से सवाल करूंगा कि ख़वातीन में कमर के दर्द ये ज़्यादा है और ये कॉमन एक बीमारी बनती जा रही है ख़वातीन के अंदर। इसकी क्या वजूहात हैं और इसका इलाज क्या हो सकता है? बिल्कुल। सबसे पहले आपने कहा कि कमर का दर्द क्यों हो रहा है, तो कमर का दर्द इसलिए हो रहा है कि आपके बैड पोस्चर की वजह से आपकी स्पाइन है और उसकी एक आपकी स्पाइन ही है जिसने आपकी बॉडी को खड़ा रखा हुआ है, एंटीना है बॉडी। बिल्कुल ऐसा ही है। हम क्या करते हैं कि गलत पोस्चर का इस्तेमाल, एक तरफ के मसल्स जो है वो अपना काम ज़्यादा कर रहे हैं और दूसरी तरफ के वीक होते जा रहे हैं, अपना काम भूलते जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये। दूसरी बात ये कि प्रेगनेंसी में ऐसे होता है कि क्योंकि जब आपका बॉडी वेट शिफ्ट हो रहा होता है तो उसके बाद ख़ास तौर पे जो मसल को है वो स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत होती है। तो लोग समझ रहे होते हैं कि एनेस्थीसिया दिया था और वो एक नाम लेते हैं एपिड्यूरल, इंजेक्शन लगाया था, तो इंजेक्शन गलत लगा दिया था जिसकी वजह से क्या हुआ है कि मेरी कमर में दर्द शुरू हो गया डिलीवरी के बाद। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी आपका पोस्चर डिस्टर्ब हो रहा है, बॉडी वेट जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है और बैक से आप कंसिस्टेंटली 9 मंथ्स आपका बॉडी वेट आगे मूव कर रहा है, आपका चलने का स्टाइल बदल गया है, आप चल नहीं पा रही हैं। तो बाद में ऐसा नहीं हो मैजिक, बिल्कुल मैजिक तो नहीं हो सकता कि वो फौरन से ही ठीक हो जाए। तो इस वजह से बैक पेन होता है। इसके बाद खसूसन आपको फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है। आप ख़वातीन क्या करती हैं, इस दर्द को 10-10 साल लगा देती हैं। ये हुआ था तो फिर कभी ठीक ही नहीं हुआ है, वो इस तरह आती हैं। जब पेशेंट्स आते हैं तो वो इस तरह कहते हैं हुआ तो फिर ये ठीक ही नहीं हुआ और मैंने इसके साथ रहना शुरू कर दिया है कि ये तो लाइफ का पार्ट है। हाँ, ये तो लाइफ का पार्ट है। हालांकि उनके मसल्स वीक हैं, उनको स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है, उनको मूवमेंट की जरूरत है कि वो कर सकती हैं, ये सही हो सकता है दर्द। सबसे इसका रूट कोज, मेन कोज ये बात है। आप कैसे ख़वातीन का कमर का दर्द ठीक कर सकती हैं? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के थ्रू उनकी रिहेबिलिटेशन पूरा प्लान बनेगा। कमर का दर्द ये नहीं होता कि सिर्फ एक बंदा आया तो सबको एक जैसा कमर का दर्द है। इलामत है, इलामत पीछे बीमारी कुछ और है। बीमारियां डिफरेंट हैं, ये सिर्फ एक इलामत है। वो बीमारी टू बीमारी वेरी करता है कि किसको क्या करना है, किसके लिए कौन सी फिजियोथेरेपी है, किसके लिए कौन सी एक्सरसाइज है। फिजियोथेरेपी ये नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज है। जैसे डॉक्टर नुमान ने कहा कि वो मैनुअल भी है, मैनुअल का 60% रोल मैनुअल का है, इस हाथ का है। उसके बाद इलेक्ट्रोथेरेपी आती है जिसमें 20% मशीनें हैं। फिजियोथेरेपी की आप बात कर रही हैं कि इसका 60% रोल आपके हाथ का है। बिल्कुल ऐसा ही है। लोग समझते हैं कि लोग 60% मशीनों का रोल रख लेते हैं और वो 10% कहीं हाथ चला जाता है। ऐसा नहीं है। मैनुअल थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा रोल मैनुअल थेरेपी का है। उसके बाद हम इलेक्ट्रोथेरेपी की तरफ आते हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइजेस की तरफ आते हैं, एर्गोनॉमिक्स की तरफ आते हैं, जिसमें बॉडी को हमने एनालाइज करना होता है कि आप जैसे बैठ रहे हैं कि आपका बैठने का तरीका अगर ऐसे ही है, हम कौन कौन से मसल्स पे काम करें तो आपका बैठने का तरीका खुद ब खुद ठीक हो जाए, बजाय इसके कि आपको खुद एक्टिव होकर बैठना पड़े। बंदा नहीं हो सकता, हर वक्त थानेदार ही नहीं बने रहना, नहीं बन सकता। ठीक है। और मैं आपको ये बताऊं, गुड पोस्चर बैड पोस्चर ये एक मिथ है, इस तरह की कोई चीज नहीं है।
आपने अपने उन मसल्स का, जैसे डॉक्टर इरम ने हमसे अभी भी बात की, जिक्र किया इस चीज़ का कि हम अक्सर अपने उन मसल्स को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, जिनको हमें नहीं करना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली हो वो रहे कौन होते हैं। से मसल? अच्छा, अब बॉडी के ना, हम जैसे अगर बॉडी को सीधा खड़ा कर दें ना, तो एक पीछे वाली साइड पे मसल है, एक आगे वाली साइड पे मसल है। मैं अपने आवाम के लिए आसान करके बताना चाह रहा हूँ। जो हमारे पीछे वाले मसल्स हैं ना, वो हमें आगे गिरने से रोकते हैं, और जो आगे वाले मसल हैं वो पीछे गिरने से रोकते हैं। और इसी तरह जब हम बैठे होते हैं, हम फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे, तो ऑटोमेटिकली इन मसल्स ने हमें आगे गिरने से रोकना है, तो ये ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं। और ये वाले मसल ने हमें पीछे रखना है, तो ये ओवर दबाव का शिकार हो जाते हैं। और इसके अंदर, मसल्स के अंदर हमारे, हमें पता है, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ठीक है। फिर स्पाइन जो हमें नर्व्स भेज रही होती है, वो इस मसल्स के साथ अटैच होती है, ठीक है। और स्पाइन ही हमारा मेजर बॉडी को संभालने वाला खुलिया है, एक ऐसा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है स्पाइन, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी अपने बाकी रोज़मर्रा के काम कर सकती है, ठीक है। तो हमें अपनी स्पाइन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। हाँ, हमें अपनी रीढ़ की हड्डी का, यस, मैं आसान अल्फाज में बता दूं कि रीढ़ की हड्डी हमारी बॉडी का एंटीना है। इसमें अगर स्टिफनेस आ जाए, अकड़ाव आ जाए, तो हमारे दिमाग और नीचे वाले धड़ का राब्ता, इसमें से नर्व्स गुजरती हैं, लहरें गुजरती हैं, रेज गुजरती हैं। तो योगा भी रीढ़ की हड्डी को लचकदार बनाने पे बड़ा जोर देता है। डॉक्टर नुमान साहब और डॉक्टर इरम सदीक साहब हमारे साथ हैं, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल विद योगी रियाज। जान है तो जहान है, हम अपनी सेहत का कितना ख्याल रखते हैं, आज से हमने ये सोचना शुरू करना है। आया कि हम रिज़्क़ कमाने के लिए 8 घंटे 10 घंटे लगाते हैं और दौलत कमाते हैं अपनी जवानी में, और बुढ़ापे में वो कमाई हुई दौलत, वो हलाल की कमाई अपनी बीमारियों पे, अद्वियात पे खर्च कर देते हैं। तो हमें सेहतमंद रहने के लिए हम आया कि अगर रिज़्क़ कमाने के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपनी जॉब को 8 से 10 घंटे 12 घंटे दे सकते हैं, तो क्या 1 घंटा हम अपने इस कुदरत के अजीम शहकार इस बॉडी को भी देते हैं कि नहीं, जिसके साथ की बदौलत, जिसके तावन से हम इतनी बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं, हम इसके लिए क्या करते हैं, एक सोच। और आते हैं डॉक्टर नोमान की जानिब। डॉक्टर साहब, ये आसान सा हल है जी कि डॉक्टर के पास ना जाया जाए और पेन किलर इस्तेमाल कर लिया जाए। मार्केट में इस वक्त मेडिकल स्टोर के ऊपर बड़े टॉप की ऐसी अद्वियात मौजूद हैं कि आपने गोली अंदर, दर्द फिशू, दर्द बाहर। तो फिर आपकी ज़रूरत कहाँ आती है अगर पेन किलर ही मार्केट में मौजूद है? बड़ा आपका अच्छा सवाल है, और इस सवाल के बाद मुझे लगता है कि हमारे देखने वाले नाजरीन को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अब मैं इस सवाल में जो चीज़ एड्रेस करने जा रहा हूँ वो आम आवाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और हमारे गवर्नमेंट लेवल पे जिन्होंने इन फार्मेसीज कल्चर को बहुत ज़्यादा फ़रोग दे दिया। हर जगह मेडिकल स्टोर खुलते जा रहे हैं जनाब, सबसे बेहतरीन मुनाफा बख्श कारोबार है इस वक्त, आप मेडिकल स्टोर खोल। ठीक है, ये वर्ड नेगेटिव नहीं है। मेडिकल माफिया एक पूरी रिजीम है जिसने हमें एंटीबायोटिक्स पे लगा दिया, ठीक है, पेन किलर्स पे लगा दिया। इस खित्ते में, पाकिस्तान में, हम मेडिसिन इस तरह इस्तेमाल करते हैं, हमारे घर में मेडिसिन इस तरह पड़ी होती है, इस तरह तो फल फ्रूट नहीं मैंने देखा हुआ। हमारे रिश्तेदारों के घर में, हमारे अपने घरों में मेडिसिन इस तरह पड़ी होती है जैसे हम फल फ्रूट नहीं रखते इतना घर में जितना मेडिसिन रखते हैं, स्पेसिफिकली पेन किलर्स। अब मैं पेन किलर्स का थोड़ा सा आपको बताता हूँ ये किस तरह अफेक्ट करती है आपकी बॉडी को। आप इसको ऐसे देखें कि एक तार गुजार रहे हैं आप, ठीक है, जो सिग्नल्स लेके जा रही है, ठीक है। आपकी बॉडी कह रही है जी मेरे सर में दर्द है, बहुत सख्त दर्द है, माइग्रेन, इस तरह के हेडेक्स, सर्वाइकोजेनिक हेडेक्स हैं, बहुत ज़्यादा दर्द है। आप जब पेन किलर लेते हैं, पेन किलर इज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, मेडिसिन आर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। हमारी जो मेडिसिन बन रही हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ये सिर्फ आपका सिम्टम ट्रीट कर रही है। सिम्टम क्या होता है? आपको बुखार है तो आपको जब खांसी आती है ना, तो ये सिम्टम है आपका। इसी तरह जब आपके सर में दर्द है और आपके आंखें भारी होने लग जाती हैं, तो ये सिम्टम है सर दर्द का, माइग्रेन का सिम्टम है एक, ठीक है। तो मेडिसिन सिर्फ सिम्टोमेटिक है। वो क्या करती है, जो आपकी जो नर्व है ना,
उसको ब्लॉक कर देती है, ठीक है, और आपके दिमाग को नम कर देती है। जिस तरह आप अक्सर फुटपाथ पे लोगों को देखते हैं हमारे माशरे में कि वो नशा करके बैठे होते हैं, सुन बैठे होते हैं, इसी तरह ये पेन किलर्स आपको स्लोली आपके नर्व्स को खराब कर रहे हैं। वो नशा इसलिए करके बैठे हैं कि उनके जो पीछे से मसले मसाइल थे वो उनको हल नहीं कर सकते, वो यानी कि खत्म हो गए जी, और वो सुकून में आ गए और बड़े मसले उधर ही रहते हैं आपको फील करें। मसला तो वही है ना। इसी तरह आपकी बॉडी का मसला भी वहीं रहेगा अगर आप मेडिसिन इस्तेमाल करते रहेंगे। हम जैसे हमने ये पूरे प्रोग्राम में बताना चाह रहे हैं कि फिजियोथेरेपी एक कंप्लीट मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसमें हम लोगों को मेडिसिन से हटा के उनकी लाइफ को बेहतर, ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का नाम है। इसमें पेशेंट हमारे पास आया और उससे कि हमारी दर्द एक सेशन में दूर कर दी जाए तो हम उसको कह देते हैं सॉरी, आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएं जो आपको पेन किलर दे दे। अगर आप अपनी बॉडी का ख्याल करें, क्योंकि हम इस सेगमेंट में आपको अपनी बॉडी के बारे में बताना चाह रहे हैं कि आपकी बॉडी एक बड़ा खूबसूरत इंजन है और इसकी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, इसके पार्ट्स नहीं मिलते आपको, ठीक है। आप अगर किसी का, आपकी अक्सर किडनीज फेल हो जाती हैं, आप किडनीज इम्प्लांट करवा लेते हैं, लेकिन आप जिन्होंने किडनीज इम्प्लांट हुई नहीं है उनको पता है वो कौन सी मेडिकेशंस पे हैं। कितने मसले मसाइल, कितने मसले मसाइल। डॉक्टर साहब मैं ये भी कह सकता हूँ जी कि सर का दर्द जी ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक इलामत है। बीमारी इसके पीछे है। बिल्कुल, या तो आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आपका मैदा सही काम नहीं कर रहा, गैस बन रहा है, आपको एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन में है आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। यानी आप जब वो एक पेन किलर लेके उस दर्द को दबा देते हैं तो बीमारी अपनी जगह पे मौजूद है और वो छोटी सी बीमारी किसी बड़ी बीमारी का ये पेशखेमा बन सकती है। बिल्कुल। तो आपको वहां पे ये देखना चाहिए कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, ये मेरा ये सर का दर्द क्यों आ रहा है, किस वजह से है। उस वजह को दूर करने से आप हकीकी सेहत की जानिब जा सकते हैं। क्या ख्याल है, मैं ये सही कह रहा हूँ? बहुत सही सवाल किया आपने और बहुत सही जो आपकी तरफ आप लेके गए लोगों को, ठीक है। इसको देखना चाहिए लोगों को, ऐसे ही आप मेडिसिन ना खाएं, बिल्कुल भी ना खाएं। अलामात को दबाने से बड़ी बीमारियां बनती हैं। बिल्कुल, आप हर इलामत के पीछे एक बड़ी बीमारी है, उसकी एक वजह है, उस वजह को दूर किया जाए। डॉक्टर साहब, फिजियोथेरापिस्ट, आप स्पोर्ट्स फिजियोथेरापिस्ट हैं, जब आपके साथ स्पोर्ट्स लग जाता है तो क्या सिर्फ स्पोर्ट्समैन जो नौजवान स्पोर्ट्स में जाना चाह रहे हैं या जा चुके हैं उनको आपकी जरूरत है या आम आदमी भी आपसे मुस्तफीद हो सकता है? आपका बहुत अच्छा सवाल था। मैं ये कहूँगी कि एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, एक आम फिजियोथेरेपिस्ट है, वो स्पोर्ट्स को नहीं देख सकता, इसका बड़ा अच्छा जवाब ये है। लेकिन एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड है तो आम कोई भी नहीं होता। हर बीमारी हर एक में होती है, एक ह्यूमन बॉडी पूरी पड़ी हुई है तो उसमें हर बीमारी है और उसका ट्रीटमेंट है। तो अगर कोई भी विमेन या कोई भी आ रहा है, स्पोर्ट्समैन के अलावा भी आ रहा है, तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। जैसे नेक पेन के साथ आ रहे हैं, बैक पेन के साथ आ रहे हैं, आर्थराइटिस के साथ आ रहे हैं, बेहतर ट्रीट कर सकते हैं। मैं ये कह सकती हूँ आपको कि स्पोर्ट्स लग जाने से बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं होता कि ये सिर्फ स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स विमेन के लिए या एथलीट्स के लिए है। तो वो एक फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो ओवरऑल सबके लिए है, हर इंसान के लिए, हर बीमारी को ट्रीट कर सकता है। नहीं, आपने पहले बैचलर तो फिजियोथेरेपी में किया, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद आप स्पोर्ट्स की तरफ गई। और जहां तक स्पोर्ट्समैन का आपने जिक्र किया, एक एथलीट का जिक्र किया, तो उसमें ये है कि मैं डायरेक्टली ये उन्हें कहना चाहूंगी कि एक कोच के अंडर जो वो कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगी कि वो जो स्ट्रेचिंग से नो वार्म अप, सिर्फ स्ट्रेचिंग और डायरेक्टली खेलना और भागना शुरू कर दिया तो उससे बहुत बेहतर है अपनी परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वो एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर अपना आप कह लें कि ट्रेनिंग करें अपनी परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट के लिए। वो बेवजह खाली पेट दौड़ी जा रही हैं तो ऐसे नहीं होता है। आप एक प्रॉपर, एक बॉडी को एक डाइट चाहिए होती है, एक प्रॉपर डाइट होती है, पूरा डाइट प्लान होता है एक एथलीट के लिए, एक प्रॉपर एक्सरसाइज होती है उसकी परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट के लिए। इस तरह क्या करते हैं कि अभी जो बच्चे जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल तक जाना है वो नेशनल लेवल पर आकर ही अपने आप को जो है वो बिल्कुल आप कह लें कि अपनी बॉडी खराब कर देते हैं। हाँ, वो स्ट्रेचेस करते हैं और शुरू हो जाते हैं खेलना। ऐसे नहीं होता, सिर्फ स्ट्रेचेस से आप जो है वो अपनी बॉडी को, अपनी वो नीड पूरी नहीं कर रहे जो आपको चाहिए। आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चाहिए,
आपकी बॉडी को 100 और चीजें चाहिए। आप प्लायोमेट्रिक्स, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद प्लायोमेट्रिक्स, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से भी पहले मैं मोबिलिटी की बात करूंगी, मोबिलिटी विद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सिंपल सा ये जवाब था कि हर एक के लिए, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हर एक के लिए। आपके इसी सवाल से आगे एक सवाल निकलता है जी जी कि जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो खेलना चाहते हैं, जो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, वो पहले आपके पास आए, अपना चेकअप कराने के बाद अपनी सारा यानी अपना बॉडी का स्ट्रक्चर आपसे यानी ओके होने के बाद उन्हें स्पोर्ट्स में जाना चाहिए? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल था। मैं यही रिकमेंड करूंगी कि एक स्पोर्ट्समैन को सबसे पहले एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। वो उसकी असेसमेंट करता है, उसकी वीकनेस देखता है कि उसको बताता है कि आप यहाँ पर वीक हैं, ये रेड फ्लैग हैं, आप अपनी बॉडी के इस पार्ट को स्ट्रेंथन कर लें, इस मसल को स्ट्रेंथन कर लें, तो आप ज़्यादा अच्छा खेल सकते हैं। फास्ट बॉलर के लिए एक अलग है, एक बैट्समैन के लिए एक अलग है, एक बैडमिंटन जो बच्चा टेनिस बॉल खेल रहा है उसके लिए अलग है। तो असेसमेंट के साथ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ, प्लायोमेट्रिक के साथ, ये सारी चीजें जब कंबाइन हो जाती हैं, जो एक जिसने डिग्री किया ऑफ कोर्स उसको ही पता है, बिल्कुल उसको ही पता है, वो ही बेहतर बता सकता है। स्पेशलिस्ट है ना, स्पेशलिस्ट ही बेहतर बता सकता है। अगले प्रोग्राम में आपसे पूछेंगे कि आपने ये फील्ड क्यों चूज की। डॉक्टर नुमान साहब, एक जिम ट्रेनर, बिल्कुल, एक्सरसाइज गुरु और फिजियोथेरापिस्ट में क्या फर्क है? वाह वाह वाह, ये सवाल मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, और मेरे स्पेसिफिकली जिम गोइंग और जिम ट्रेनर्स, मेरे दोस्त हैं, बाब हैं जी, वो मुझसे पूछते हैं कि यार क्या डिफरेंस है। और अक्सर पेशेंट्स भी आके पूछते हैं कि हम ये एक्सरसाइजेस यूट्यूब से निकाल लें, ठीक है, या अपने ट्रेनर्स के पास जाके कर लें। फिर मैं उनसे सवाल एक करता हूँ, अच्छा जो एक ट्रेनर है ना, ठीक है, उसने एक स्पेसिफिकली कोर्सेज किए होते हैं। एक कोर्सेज का मतलब होता है उसने काफ़ी कम टाइम के लिए एक स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ी होती हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही। और बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट्स है, ठीक है, जैसे हमने अभी स्पोर्ट्स की बात की कि स्पोर्ट्स है जिसमें आप अपनी बॉडी को ऐसी मसल्स को ऐसे ट्रेन करना चाहते हैं कि आप अच्छे दिखें, सिर्फ उस बॉडी का आपकी अच्छी लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं। ये मैं आपको बड़े वाज़ेह अल्फाजों में बताना चाहता हूँ। बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट्स है, और जो ट्रेनर्स हैं अगर वो आपको बॉडी बिल्डिंग के लिए तैयार कर रहे हैं तो आप समझ जाएं कि उस ट्रेनर की सिर्फ और सिर्फ यही तरबियत हुई है कि उसने एक बड़े मसल को बड़ा कैसे करना है। जबकि फिजियोथेरेपी एक कंप्लीट मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसमें हम पेन साइंस कि पेन का ओरिजिन कहाँ से है, पेन का रूट कॉज कहाँ पे है, फिर हम एर्गोनॉमिक्स पे, ठीक है, आपको एक बेहतर इंसान, आपकी इस मशीन को बेहतर करने के लिए हमारे पास हर वो मेडिकल इल्म मौजूद है जो आपको ज़रूरत है। और प्लस हमारे जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ही सिम्टोमेटिक बेस्ड होता है, वो डिजीज़ बेस्ड होता है। अगर आप नेक पेन से आ रहे हैं तो हम देखेंगे कि आपकी नेक पेन का मेजर कॉज क्या है, बजाय इसके कि हम आपको सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव एक्सरसाइजेज देते हैं कि आप गर्दन को ऐसे ऊपर नीचे हिलाएं। इट्स नॉट लाइक दिस। तो इसका बड़ा सिंपल सा सवाल है, ट्रेनर्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक मॉड्यूल और कोर्सेज से आते हैं, जबकि फिजियोथेरेपिस्ट ने प्रॉपर बायोलॉजी पढ़ी होती है, बॉडी एनाटॉमी पढ़ी होती है, बायोमैकेनिक्स पढ़ी होती है, फिजियोलॉजी पढ़ी होती है। तो उसको पता है वो जो पेन आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो उसके गॉल ब्लेडर से आ रही है कि वो उसकी कमर से आ रही है, वो उसके नर्व्स के इम्पिंज होने की वजह से आ रही है, वो उसके हड्डियों के कमज़ोर होने की वजह से आ रही है, वो कहाँ से आ रही है। इसका मतलब है डॉक्टर साहब कि आप सिर्फ हड्डियों के या दर्द के डॉक्टर नहीं हैं, आप पूरी बॉडी के डॉक्टर हैं। एग्जैक्टली, यू कैन से दिस, यस। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि आप पूरी, मुझे आपकी जो बातों से अंदाज़ा हुआ है, यानी फिजियोथेरापिस्ट को तो हम समझते हैं कि ये सिर्फ यानी जोड़ों का, कमर के दर्द का और कंधे को यानी फ्रीज होने के लिए इनकी ज़रूरत है। आप जो अंदर के ऑर्गन हैं इंसान के, आप उसके भी डॉक्टर हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपसे लास्ट टाइम बात की थी ना, फिजियोथेरेपी में भी आगे स्पेशलिटीज़ हैं। जैसे अब आप सिंपल MBBS करते हैं तो आप आगे ऑर्थो में चले जाते हैं, आप आगे गायनी में चले जाते हैं, आप जनरल फिजिशियन बनते हैं, ठीक है, जो आप मेडिसिन देते हैं। जब भी वर्ड मेडिसिन इस्तेमाल होता है ना कम्युनिटी के अंदर, तो वो होता है कम्युनिटी बिल्डिंग, ठीक है। आपने हर एक एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर देखना होता है जिसकी वजह से वो बीमारी आपको तंग कर रही है, ठीक है। तो आपके सवाल पे वापस आता हूँ,
हमने जिस तरह लास्ट दफ़ा बात की थी कि अ साउंड माइंड हैज़ अ साउंड बॉडी, यस, ठीक है, हम बचपन से ये चीज़ गलत पढ़ते आ रहे हैं, अ साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड, नहीं, अ साउंड माइंड हैज़ अ साउंड बॉडी। तो इसमें स्पेशलिटी है। और आप ये तस्लीम कर रही हैं? हाँ, मैं तस्लीम कर तो रहा हूँ। हमारी किताबों में तो लिखा हुआ है कि सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है। हमारी किताबों में बहुत कुछ गलत लिखा हुआ है, क्योंकि हमने अभी तक बहुत किताबें पढ़ ली हैं, ठीक है, और मैंने जैसे आपको बताया साइंस बिल्कुल वाज़ेह कह देता है कि हम तो गलत बताते आए हैं आपको, ठीक है। साइंस का बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया है। 20 साल पहले उसने कहा कि सूरज चांद ऐसे घूमते, आज वो कहते हैं नहीं, हवा खला खाली है, आज वो कहते हैं नहीं। उसने जब कुरान से अपने आप का इस्तिहास वो किया, कंपैरिजन किया, देखा कि कुरान क्या कहता है, तो उसको पता लगा खला में तो पानी है, ठीक है, ये कायनात में ज़्यादातर है ही पानी, ठीक है, जैसे हमने पानी एज अ डिवाइन गिफ्ट की बात की। तो फिजियोथेरेपिस्ट आपका जो सांस लेने का अमल है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आपको बहुत सी बीमारियों से दूर रख सकता है। और जिस तरह हमने बात की, योगा और फिजियोथेरेपी हैंड इन हैंड काम करते हैं। योगा में आपकी मोबिलिटी और आपके सांस के इनहेल एक्सहेल, लंबा गहरा सांस। और मैं इस पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा सांस के ऊपर। हमने आजकल सुना भाई बहुत लोग स्टेम सेल थेरेपी करवा रहे हैं, बहुत एक्सपेंसिव थेरेपी है। स्टेम सेल्स वो होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ये ऐसे खुली हैं जो आपकी बॉडी का नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म को फास्ट करते हैं, ठीक है। ये मतलब आप समझ लें कि दे आर हीलर्स ऑफ आवर बॉडी, स्टेम सेल्स। इसी तरह जब हम सांस की बात करते हैं ना, तो सांस ही की एक टेक्निक है इंटरमिटेंट हाइपोक्सिया, जिसमें आप लंबा सांस लेते हैं, अपनी बॉडी से सारा सांस बाहर निकालते हैं थ्रू डीप एक्सहेल, और फिर उस सांस को रोकते हैं। लेकिन ये एक ख़ास प्रोफेशन और प्रोफेशनल के पास, और इस तरह की प्रैक्टिस आप एक ख़ास जो इसके प्रोफेशनल्स हैं, जैसे योगा है, योगा एक्सपर्ट्स होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, जिसमें कार्डियोपल्मोनरी रिहैबिलिटेटर्स हैं, वही आपको गाइड कर सकते हैं कि आप अपनी बॉडी के इस मैकेनिज्म को इन्हांस कैसे कर सकते हैं। तो इसी बात पे वापस मैं आना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी में हमें ये सिखाया जाता है कि हमने जो डिजीज़ है उसके रूट कॉज को देखना है, ना कि उसके सिम्टम को ट्रीट करना है जी। तो ये डिफरेंस है सिंपल मेडिकल। डॉक्टर इरम, आप ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ख़वातीन को ये पैगाम देना चाहूँगी कि खुदारा अपना ख्याल रखें। अगर आपको ज़रूरत है कि आपकी बॉडी को नीड है, आपको दर्द हो रहा है, तो उस दर्द के साथ मत जिए ये सोच कर के बस अब मुझे मेरे पेशेंट्स आए हैं, उन्होंने ये बात पूरा सेंटेंस बोला है। आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर आपने अपने खामिद को काबू रखना है तो प्लीज अपना ख्याल रखें, पहले अपने दर्द पे काबू करें, पहले अपने दर्द पे काबू करें। और अगर आपका दर्द पे काबू है तो आप खूबसूरत हैं, और खूबसूरत लगना आपका हक है। आपने बोला है कि अगर आपका अपने दर्द पे काबू है तो आप खूबसूरत हैं, फिर आप अपना ख्याल रख रही हैं तो आप फिर अपने दूसरों का भी ख्याल रखेंगे। डॉक्टर नुमान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे एक लाइन में? आखिरी लाइन में ये कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर जब भी अपनी बॉडी की तरफ देखें और आपकी बॉडी आपसे बात करती है, जब भी आपकी बॉडी आपसे बात करे तो आपको इसका ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। मैं खाली फिजियोथेरेपिस्ट हूँ तो फिजियोथेरेपी को प्रमोट नहीं करूँगा। आपकी नशोनुमा, जिसमें आपका खाना पीना, ठीक है, आपके अच्छे सोबत में बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बॉडी की नशोनुमा के लिए। प्लस आप ज़रूर फिजियोथेरेपी की तरफ आएँ अगर आपको किसी भी तरह की लाइफ में तकलीफ़ और मसाइल हैं। बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब, खुशो खुर्रम ज़िंदगी गुजारें तो अपने आप से दोस्ती कर लीजिए। जब आप अपने आप से दोस्ती करेंगे तो फिर आप अच्छा खाएंगे, क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में खाएंगे, वक्त पे सोएंगे, और 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज, वॉक, वर्जिश, एरोबिक, जुम्बा, कार्डियो जो मर्जी करेंगे, आपकी बॉडी ये सेहतमंद होगी तो आप बेहतर से बेहतरीन ज़िंदगी की जानिब जाएंगे, कामयाबियां एंजॉय करेंगे। अपने आप से वादा कीजिए कि आज इस प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद, देखने के बाद, आप अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देंगे, पानी की मिकदार बढ़ा देंगे ताकि
ये चीख चीख के आपसे पानी ना मांगे, खून को गाढ़ा ना करे और आपसे खुश हो, बॉडी आपसे खुश होगी, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप एक कामयाब और खुश व खुरम इंसान बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नुमान आमिर और डॉक्टर इरम सदीक। इनको हम मज़ीद प्रोग्राम्स में बुलाते रहेंगे और सेहत के हवाले से हमारी गुफ्तगू होती रहेगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपने होस्ट रियाज खोखर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।